नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक। कक्षा 10 पाठ भूगोल का चल रहा है, पाठ नंबर 3। इससे पिछली वीडियो में हमने जल संसाधन का जो बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं थी, नदी घाटी बहुउद्देश्यीय परियोजना, उसके बारे में पढ़ रहे थे। उससे क्यों वो बनाई गई, बांध क्यों बनाए जाते हैं, उनसे क्या लाभ होते हैं, किन किन उद्देश्य से वो बनाई जाती हैं, इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसका कुछ भाग रह गया था, उसे हम आज इसमें जोड़ेंगे। इसे समझने का प्रयास करेंगे कि जो बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना है उनसे और क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए क्या कहते हैं। बांध जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष की परिस्थितियां उत्पन्न कर रहा है। जो बांध होते हैं, बांधों जहाँ पर बांध बनाया जाता है बच्चों, वहाँ पर उसे अलग अलग उपयोग में और लाभ चाहने वाले जो लोग होते हैं सब ये चाहते हैं कि इसका लाभ मुझे हो, इसका लाभ मुझे हो। मान लीजिए दो प्रदेशों के बीच में अगर कोई बांध बन जाता है तो दोनों प्रदेश ये चाहेंगे कि इसका लाभ हमें होना चाहिए। इसी कारण इसी स्थिति में वहाँ पर कभी कभी संघर्ष की परिस्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, झगड़ा होने का डर भी रहता है। जैसे गुजरात के साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्र में अधिक जल आपूर्ति को लेकर परेशान लोग किसान उपद्रव करने लगे। कहते हैं जो गुजरात के साबरमती जो जगह है, वहाँ पर जो नदी है, उसमें उसके सूखा होने के कारण वहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो जल आपूर्ति के लिए, जल के लिए परेशान हुए और किसानों ने क्या करना शुरू कर दिया, उपद्रव करना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं की लागत और लाभ को लेकर देश में अंतर्राष्ट्रीय झगड़े को देखा जा सकता है। देखिए, जब भी बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है उसमें बहुत लागत हो लगती है और उसके लाभ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी लाभ के कारण कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय झगड़े भी देखने को मिल जाते हैं, दूसरे देश से भी झगड़े होने का खतरा रहता है। क्या देखिए, इसके बाद क्या होता है बच्चों, नदी घाटी परियोजनाओं में उठी आपत्तियों में, नदी घाटी जो परियोजनाएं में उठी जो आपत्तियां हैं, जैसे उनका विरोध है, अधिकांश परियोजना के उद्देश्य में असंगत तथा विफल होने को लेकर है। कभी कभी तो वहाँ संगति नहीं देखने को मिलती, मिलजुल नहीं मिलता। ठीक है बच्चों, यह चिंता का विषय है कि जिस बांध का निर्माण बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से किया गया था, वहीं जलाशय के तटजल जाम होने पर बाढ़ का कारण बन जाता है, जो बाढ़ का कारण बन जाता है। जलाशयों का तटझट का मतलब क्या होता है बच्चों जानते हो, उसे तोड़ देते हैं या उसका टूट जाना हो जाता है। जो जलाशय होते हैं, तालाब होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो टूट भी जाते हैं। कभी कभी जब वो टूट जाते हैं या उनमें ज़्यादा पानी भर जाता है उनमें, तो क्या क्या होता है, वहाँ बाढ़ का कारण बनने का भी खतरा होता है। अत्यधिक वर्षा की दशा में बड़े बांध भी बाढ़ नियंत्रण में असफल हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे बांध ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारा पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भर जाता है, और वो पानी जब उस बांध को भी खतरे से निशान के ऊपर हो जाता है तो कभी कभी बांध के पानी को निकालना पड़ता है, और इस कारण छोटे इलाकों में, निचले इलाकों में बाढ़ उत्पन्न हो जाती है। बांधों से छोड़ा गया जल बाढ़ की स्थिति को और अधिक विनाशकारी बना देता है। जब वो बांध का पानी है जहाँ रोक रखा था, मान लीजिए टिहरी बांध पे पानी रोक कर रखते हैं, अगर उसे खोल दिया जाए एकदम, या टिहरी बांध को पे पानी को इकट्ठा करते रहे तो कभी कभी डर ये लगता है कि बांध टूट ना जाए, इसके कारण कि ये नियंत्रण से असफल हो जाए, कभी ये पानी बाहर निकल जाए। ऐसी स्थिति में क्या होता है, पानी को छोड़ना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में जब वो पानी छोड़ना पड़ता है तो वो क्या होता है, वो विनाश का कारण भी बन जाता है नीचे वाले इलाके के लिए। इन बाढ़ों से जान माल की क्षति के साथ साथ बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी होता है। मृदा अपरदन क्या होता है बच्चों, यानी जब भी पानी छोड़ा जाता है ऊपर से तो क्या होता है, ऊपरी जो भाग होता है मिट्टी का, उसे मृदा कहते हैं। वो मृदा का जो क्या है, वो मृदा वहाँ से हट जाती है, वो क्या हो जाती है, वहाँ से कट जाती है, निकल जाती है, ऊपर से उतर जाती है, क्योंकि पानी के साथ बह जाती है। इस कारण मृदा अपरदन होने का भी खतरा बढ़ जाता है। बृहद स्तर पर मतलब बहुत ज़्यादा स्तर पर बांध के जलाशय में जमा तटछत प्रकृति उर्वरक के रूप में काम करते हैं। यह बांध के कारण बाढ़ के मैदान तक नहीं पहुंचती, जिससे भूमि निम्नीकरण का समस्या भी सामने आती है। यह भी एक तथ्य है कि बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के कारण भूकंप की संभावना वृद्धि होती है। यानी कभी कभी जब इनकी परियोजना के माध्यम से जो बहुउद्देश्यीय परियोजना जो होती है उनके माध्यम भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। जल के अत्यधिक प्रयोग से जल
जनित बीमारियां, फसलों की बीमारियां तथा मृदा प्रदूषण में वृद्धि होती है। कभी कभी क्या होता है, जब जल का ज़्यादा अत्यधिक प्रयोग में लाया जाता है तो उसमें बहुत सारी बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं और फसलों के अंदर भी बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। ये तो सारा कार्य हो जाता है नदी घाटी परियोजना के माध्यम से, इसलिए से उसका क्या लाभ हो सकता था, उससे क्या लाभ ले सकते थे, सारे इसके बारे में हमने पढ़ा। अब क्या है तीसरा पॉइंट, वर्षा जल संग्रह। बरसात के द्वारा जो पानी आता है उस पानी को किस तरीके से इकट्ठा किया जाता है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। वर्षा के पानी का उत्पादक कार्य में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा करने की प्रक्रिया को प्राय वर्षा जल संग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए, वर्षा जल संग्रह कैसे कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्षा के पानी का उत्पादन कार्यों में इस्तेमाल के लिए जो पानी इकट्ठा किया जाता है, जो उस प्रक्रिया का नाम ही क्या है? वर्षा जल संग्रह कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इसमें इन्होंने कहा है। अगले पेज पर चलते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जो विशेषज्ञ हुए हैं, जिसके एक्सपर्ट हैं, कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के प्रभाव और उससे उठे विवाद एवं इसके सामाजिक, आर्थिक तथा पारिस्थितिकीय तौर पर व्यवहारिक विकल्प के रूप में वर्षा जल संग्रह को अपनाया जाता है। पर जब कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में जब बहुत सारे विवाद उठे, सामाजिक तौर पर भी उठे, आर्थिक तौर पर भी उठे और ऐसे पारिस्थितिक तौर पर भी उठे, इन सभी चीज़ों का जो एक विकल्प निकल गया है वो क्या था? वर्षा जल संग्रह। कि भाई चलो वर्षा का पानी इकट्ठा कर लेते हैं और उसके माध्यम से इस कार्य को हम करते हैं। प्राचीन काल में भारत में जल संग्रह की उत्कृष्ट संरचना का निर्माण किया जाता रहा है। परंपरागत रूप से भारत में लोग वर्षा पद्धति और मिट्टी की विशेषताओं का गहन ज्ञान रखते हैं। स्थानीय पारिस्थितिकी तथा उसके आवश्यकता अनुसार भूमिगत जल, नदी जल, वर्षा जल के संचय की प्रक्रिया के तरीके को विकसित किया जा रहा है। कहते हैं बच्चों कि हमारे यहाँ के प्राचीन काल से यहाँ के मनुष्य जो भी हुए हैं वो इस मिट्टी के बारे में, जल के बारे में, इस वर्षा के बारे में पूरी तरीके से जानकारी रखते थे और पारिस्थितिकी को भी पूरी तरीके से जानते थे। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्र में पुल या पुल का निर्माण नदी की धाराओं को मोड़कर खेती तक पानी पहुंचाने के लिए किया जाता था। यानी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो हमारे क्षेत्र हैं, उनके क्या है कि उनके क्षेत्र में क्या है कि पानी पहुंचाने के लिए किया जाता रहा है। यानी जो क्षेत्र है पूरा, उस क्षेत्र को नदी के निर्माण के माध्यम से उनकी धाराओं को मोड़कर खेती तक पानी पहुंचाने का कार्य किया जाता रहा है। पश्चिमी भारत, खासकर राजस्थान में पेयजल की उपलब्धता के लिए जल संग्रह हेतु छत वार्षिक जल संग्रह की तकनीकी प्रचलित है। यानी जो कहते हैं वार्षिक जल क्या है? छत वार्षिक जल संग्रह क्या होता है? जो छतों से पानी आता था, घरों की छतों से जो पानी आता था, उस पानी को इकट्ठा करने की तकनीक का प्रयोग किया जाता रहा है पहले से ही, बहुत समय पहले से। ठीक है बच्चों, पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के मैदानों में खेती की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाओं का निर्माण किया गया। सूक्ष्म तथा अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों की खेती में वर्षा जल संग्रह के लिए गड्ढों का निर्माण होता था। यानी गड्ढे बनाए जाते थे, वहाँ पे क्या करते थे, जो भी पानी आता था उस गड्ढों में इकट्ठा कर लिया जाता था, जिससे संरक्षित जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा सके। यानी उस पानी को जब इकट्ठा कर लेते थे, उस पानी को किस लिए करते थे? क्योंकि उससे खेती की जा सके, सिंचाई की जा सके। राजस्थान के जैसलमेर में तथा बीकानेर के जिलों में खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहड़ द्वारा खेती के लिए जल संग्रह की संरचना विकसित की जाती रही है। यानी बहुत सारी ऐसी खान हैं, ऐसे बहुत सारे जोड़ यानी बहुत सारे तालाब हैं, इस तरीके की जो स्थान है, उन लोगों ने उसका क्या करा, उन लोगों पे उन्होंने इस तरीके से पानी को इकट्ठा करने का काम वहाँ पे किया और उसके माध्यम से उन्होंने अपने इस कार्य को उन्होंने संपन्न किया। कहते हैं वर्षा जल संग्रह के लाभ क्या क्या होते हैं? वर्षा जल संग्रहण के पानी की सप्लाई के लिए पूरक स्रोत के रूप में होता है। भाई सबसे पहला पानी की जो सप्लाई होती है उसे सही तरीके से उसका प्रयोग किया जाता है। निर्माण तथा कृषि सिंचाई के लिए उपयोग में लाना, जल पूर्ति की कमी लागत, जो जल पूर्ति है यानी जल की कमी है उसे पूरा करने का काम करता है। बाढ़ के वेग को कम कर मृदा अपरदन को रोकना होता है। बाढ़ तथा सूखे की बारंबारता से बचाव, बारंबारता मतलब था जब बार बार सूखा पड़ता है उससे भी बचा जा सकता है। ठीक है, राजस्थान के अर्ध सूक्ष्म तथा सूक्ष्म क्षेत्रों में बीकानेर, पलौदी, बाड़मेर इत्यादि के प्रत्येक घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए
टाँका बनाया जाता है। टाँका मतलब होता है टंकी का निर्माण किया जाता है। वहाँ पर बहुत सारी टंकी का छोटी छोटी टंकी लगाई जाती हैं। टाँका की लंबाई 4.27 मीटर, चौड़ाई 2.44 मीटर तथा गहराई 6.1 मीटर होती थी। यह सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र की महत्वपूर्ण हिस्सा था। यानी वो क्या करते थे, यानी जो ये इस तरीके की जो टाँका बनाते थे, जो भी पानी ऊपर से आता था वो पानी पाइप के माध्यम से इकट्ठा करके नीचे, यानी नीचे टंकी के रूप में, यानी ये क्या करते थे, पत्थर की टंकी के रूप में बना लेते थे और उसमें क्या कर लेते थे, पानी को इकट्ठा कर लेते थे। टाँका में वर्षा जल का संग्रह अगली वर्षा ऋतु तक किया जा सकता था। यानी वो पानी को इतना लंबे समय तक इकट्ठा कर लेते थे कि जब तक अगली वर्षा हो। इसे कम जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु के दौरान पेयजल उपलब्ध कराने वाले स्रोत बनाया जाता था। यानी जहाँ पर पानी की आवश्यकता होती थी वहाँ इससे पानी लिया जा सकता था। इसे प्राकृतिक जल शुद्ध रूप में मानते हुए पालर पानी कहा जाता था। यानी ऐसा पानी जो बिल्कुल शुद्ध रूप में माना जाता था, जो वर्षा जल का ही एक रूप है, यानी वर्षा का ही एक जल का जो एक रूप माना जाता रहा है। कुछ घरों में टाँका के साथ साथ भूमिगत भवन भी निर्मित किए जाते थे, जिसमें कमरों में ठंडा रखा जाता था और ग्रीष्म ऋतु में कमरों को वातानुकूलित रखने की प्रक्रिया को प्रभावी रूप से दिया जाता था। यानी कुछ ऐसे भी स्थान होते थे, कुछ ऐसे घर भी होते थे जिन्हें ज़मीन के अंदर बनाया जाता था। और ज़मीन के अंदर जो घर बने हुए होते हैं उनमें दो लाभ ज़्यादा होते हैं। एक तो उनमें कमरों में क्या ठंडक बहुत मिलेगी, क्योंकि जो मिट्टी के साथ जो बना हुआ घर होगा उसके अंदर का मिट्टी का जो प्रभाव होगा वो ठंडा होगा, उसके माध्यम से उस कमरे में क्या मिलेगी, ठंडक भी बहुत मिलेगी। साथ में ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, वातानुकूलित हो जाते हैं। जैसा वातावरण होता है उसके आधार पर वो प्रक्रिया में रूप में अपना काम करना लग जाते हैं। ये बात सारी इस चीज़ में पता चल रहा है कि जो वर्षा जल संग्रहण है वो कितने रूप में काम करता है। बहुत सारे राजस्थान जैसे इलाके में वो अपना पूरा काम कर रहा है। कहते हैं शिलोंग मेघालय की छत वर्षा जल संग्रह की प्रणाली विकसित हुई। यानी शिलोंग में यानी मेघालय के अंदर सबसे पहले जो छत वर्षा जल संग्रह की प्रणाली विकसित हुई थी। मेघालय के चेरापूंजी तथा मॉर्सिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है। सबसे ज़्यादा मेघालय में चेरापूंजी में तथा मॉर्सिनराम में दो ऐसे स्थान हैं जो सबसे ज़्यादा वर्षा के क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। मॉर्सिनराम की दूरी शिलोंग से लगभग 55 किलोमीटर दूरी है, यानी 55 किलोमीटर दूर है। मॉर्सिनराम में जहां वर्षा का वार्षिक वर्षा दर 11,872 मिलीमीटर दर्ज की जाती है, वहीं शिलोंग की वर्षा की औसत 3,385 यानी मिलीमीटर की दर्ज की जाती है। शिलोंग जल की कमी की गंभीर समस्या से कहते हैं, यानी वहीं अगर हम बात करें कि भाई शिलोंग में कम वर्षा देखने को मिलती है, कहते हैं शिलोंग जल की कमी की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। शहर के प्रत्येक घर की छत पर क्या मिलेंगे, वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था मिलेगी। यह व्यवस्था की गई है। घरेलू जल आवश्यकताओं की मांग का 15 से 25% हिस्सा पूर्ति जल वर्षा जल व्यवस्था से की जाती है। यानी शिलोंग के अंदर ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है। जो सबसे पहले ये कार्य प्रणाली वहाँ पर विकसित हुई थी शिलोंग के अंदर, मेघालय के अंदर, और ये देखने को मिलता है कि यह वहाँ पर छत वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था लगभग 15 से 25% पूर्ति की कार्य कर रही है। जो वर्षा होती है जिससे जल पानी इकट्ठा करके छत के माध्यम से जो छत पर पानी आता है वो टंकियों में इकट्ठा किया जाता है, उसके माध्यम से वो अपनी कार्य को कर रहे हैं। देखिए वही एक राज्य मेघालय जहाँ चेरापूंजी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और एक मेघालय है जहाँ पर आप शिलोंग देखोगे तो वहाँ पर केवल 55 किलोमीटर दूर ही इतनी ज़्यादा वर्षा होती है, 55 किलोमीटर दूर वर्षा का कम आंकड़े देखने को मिलते हैं। ये प्रकृति की प्रक्रिया है, पर्यावरण की प्रक्रिया है, इसके अधीन पर ये कार्य होता है। इसलिए हमारा जो देश का जो जलवायु है वो एक समान नहीं देखने को मिलती है। बच्चों, हमने बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पढ़ लिया, अब वर्षा जल संग्रह के बारे में पढ़ लिया। इसके बारे में इससे अगली वीडियो को लेकर मैं दोबारा उपस्थित होऊंगा आप सभी के बीच में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।